हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र रुपे से सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी इन्वायरमेंटल लॉ को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 की बात करेंगे जिसमें द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की हम बात करेंगे। और इसके बाद जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें इनके और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के केसेस की बात कर लेंगे एक बार। ठीक है, छोटे छोटे केसेस है पर इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एमसी मेहता का बहुत सारा केस है, वो सब बात कर लेंगे। देखिए, जब वाटर एक्ट में आपको बताऊंगा 1974, जब आज के वीडियो को आज खत्म कर लोगे तो एट द सेम टाइम आप मान लेना कि एयर एक्ट भी आपका हो गया। ठीक है, कोई ऐसा सच बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेम प्रावधान है दोनों के लिए। वाटर के लिए अलग है, एयर के लिए बिल्कुल दोनों सेम ही है, बस एरियाज अलग अलग हैं। तो लॉ ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर के लिए और सीयूटी पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जितना आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, वाटर एक्ट को स्टार्ट करते हैं। वाटर एक्ट बना क्यों था, एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए बहुत है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 कहता क्या है। जब आप ध्यान से इसको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर एक्ट को बनाने के पीछे का कारण क्या था। कहीं ना कहीं 1974 में, आपको पता है 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हो चुका था। उसके बाद भारत को लगा, खासकर मैं बताऊं, इट्स अ वेरी पर्सनल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम। उनको बहुत पर्सनल लगा है कि बहुत ही ज़्यादा हमें वाइल्ड लाइफ की ज़रूरत है। उस टाइम आप बताओगे कमेंट में कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थी उन्होंने, मतलब इंदिरा गांधी। चलो मैं बता देता हूँ। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, मतलब जो वाटर पोल्यूट हो रहा था उसको प्रिवेंट करना है, उसके पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना है। इसके लिए एक्ट बनाई गई थी। ये पहला एक्ट था जो कंप्रीहेंसिवली किसी खास के ऐसे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के साथ डील करता था। बाद में एयर एक्ट बनी, फिर उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट बना, बहुत सारी चीज़ें बाद में बनी और आज में बहुत सारे रूल्स हैं जो हमने बात करी है पहले भी। तो जब आप इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखोगे तो एक ऐसी बॉडी बनाना जो वाटर लेवल के पोल्यूशन को कम कर सके, कंट्रोल कर सके, प्रिवेंट कर सके और उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां दिया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कुछ पावर दिया जा सके। एट द सेम टाइम कुछ मोरालिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बॉडी ऐसा बनाना, जो मैंने इन्वायरमेंटल एक्ट, आपको अगर सेक्शन 3 याद हो तो मैंने आपको बताया था, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। उसके तहत एक ऐसी बॉडी बनेगी जो वाटर लेवल के पोल्यूशन लेवल को क्या करेगी, वाटर में पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करेगी। इसी एक्ट के तहत एक बहुत यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है, सीपीसीबी आप जानते होंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बनाई गई थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंदर बनाई गई थी, वाटर एक्ट के अंदर बनाई गई थी। ये जो सेंट्रल लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो बॉडीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज़ था। उसके अलावा वाटर स्टेट सब्जेक्ट था। वाटर स्टेट सब्जेक्ट है आज भी, पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और इंटर रिवर लिंकेजेस आपको यूनियन लिस्ट में मिल जाएगा। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा से, पर उस टाइम और आज भी वाटर जो है हमारा यूनियन लिस्ट में है, मतलब स्टेट लिस्ट में है। तो इसको बनाने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत थी और आप एट द सेम टाइम आपको क्या था, स्टेट आधा से ज़्यादा स्टेट्स की हामी की जरूरत थी। तो बाद में काफ़ी स्टेट्स ने इनको फिर क्या करा, अग्री करा, तो अब जाके ये एक्ट बनाई गई थी अंडर आर्टिकल 249, 250, 252। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में है। ठीक है, इतनी सी बात हमने इसके परव्यू के रूप में एक बार देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वाटर एक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो तो हमने पहले बोला प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या होता है, सेक्शन 2E को जब आप पढ़ोगे तो कहता है, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ो, मैं आपको बता देता हूं। कहता है कोई भी ऐसा कंटामिनेशन हो सकता है वाटर में, पानी में, चाहे वो रुका हुआ वाटर है। मैं पहले बताता हूँ, स्ट्रीम कोई भी हो सकता है। स्ट्रीम का डेफिनेशन क्या है वो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। स्ट्रीम, रिवर, वाटर कोर्स, चाहे फ्लोइंग हो चाहे ड्राई हो, इनलैंड वाटर, सबटेरेनियन वाटर, सी, टाइडल वाटर, जो भी हो, इनको बोलेंगे। अब इन्हीं को अगर हम वाटर एक बार कंसीडर कर लें तो कहता है कंटामिनेशन ऑफ वाटर, वाटर में कहीं से भी कंटामिनेशन होना, उसका जो स्टैंडर्ड लेवल उसमें कमी हो रहा है, उसमें कुछ मिक्सर कर रहे हो आप, तो क्या होगा उससे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर का, उसमें जो है अल्ट्रेशन करोगे आप। ठीक है, या तो आप कोई चीज़ मिला रहे हो, चाहे वो क्या मिलाओगे, आप सीवेज मिलाओगे, जैसे आप स्लज वगैरह आप जानते हो, है ना, सीवेज और स्लज। सीवेज का डेफिनेशन अभी बता देता हूँ। ट्रेड इफ्लुएंट, दोनों चीज़ें देख लो पहले क्या है। ट्रेड इफ्लुएंट को इंडस्ट्री से निकला हुआ जो भी स्लज है, उसका जो भी सॉलिड सब्सटेंसेज है, गैसियस सब्सटेंस, लिक्विड है, जो भी है, वो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के वाटर में मिल रहा है। सीवेज भी आप जो समझते हो, नाली वगैरह जो आप समझ रहे हो, वही चीज़ें। सीवेज डिस्पोजल वर्क्स इंक्लूडिंग सलिस फ्रॉम ओपन ड्रेन्स। अगर ये चीज़ें वाटर में मिल रही हैं तो क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा उसके फिजिकल, केमिकल, जो भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, या कोई गैसियस सब्सटेंस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, जो वाटर में मिलकर वाटर को क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है, उसके प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है, अल्ट्रेशन कर रहा है। इससे होता क्या है, वो वाटर अगर आपके पब्लिक हेल्थ के लिए या फिर आपके सेफ्टी के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, लेजिटिमेट यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, जैसे मान लो आप खेती चला रहे हैं, खेती में आप पानी ला रहे हो, वो पानी पूरा पॉल्यूट हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है खेतों को, तो वो लेजिटिमेट यूज
आप तो लेजिटिमेट यूज के लिए यूज कर रहे हो ना एग्रीकल्चर में, बट वो तो पॉल्यूट हो गया। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर लेवल जो है वो पॉल्यूटेड है, मतलब वाटर आपका जो क्या है पॉल्यूटेड है, और वो सूटेबल नहीं होता फिर प्लांट्स के लिए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे कि वाटर जो है आपका पॉल्यूट हो गया है। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, सेक्शन 3 में कहता है, जब आप वाटर एक्ट को पढ़ोगे ऐसा ही सिमिलर आपको एयर एक्ट में मिल जाएगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड्स, मैंने आपको पहले ही बोला कि एम एंड ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि एक ऐसी बॉडी का बनाना जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां जिनको दिया जा सके, जैसे सीपीसीबी को दिया गया बाद में, पोल्यूशन लेवल को वाटर में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकता है, और उसकी और उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो सेक्शन 3 के अंदर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड्स, सेक्शन 4 के अंदर स्टेट बोर्ड, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल बोर्ड, स्टेट लेवल पे स्टेट बोर्ड्स। क्या करेंगे ये, एक बॉडी बनेगी, जैसे सीपीसीबी मैंने आपको बताया, उसी तरीके से स्टेट में भी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसे आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बॉडी बनाएगी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 रेस्पेक्टिवली, है ना। उसमें क्या है, एक फुल टाइम चेयरमैन होगा। अब फुल टाइम चेयरमैन का क्या हो सकता है प्रोसीजर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, चाहे वो उनको एक्सपीरियंस ऑफ पॉल्यूशन में इस तरह का कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में उनको अपॉइंट कर सकती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट कर सकती है। उसके अलावा कुछ और मेंबर्स नॉमिनेट कर सकती है, 5 मैक्सिमम कर सकती है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। उसके अलावा कुछ 5 तक है ना ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है जो स्टेट लेवल से उठाकर लाए गए हों, है ना, उनको स्टेट लेवल से उठाकर हमने इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। कुछ नॉन ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो आपको एग्रीकल्चर एरिया से हो सकते हैं, कुछ फिशरी से हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से हो सकते हैं, ट्रेड एरिया से हो सकते हैं, उनको कर सकते हैं। कुछ और 2 पर्सन जो कॉर्पोरेशन और कंपनीज से हो सकते हैं। एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी, आपको पता है इस ऑफिसर्स मोस्टली रहते हैं। और सेंट्रल बोर्ड जो होती है वो अपने नाम के अंदर, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि कुछ केसेस में सीपीसीबी भर से कुछ केसेज हैं ऐसे, तो उसमें सीपीसीबी को अपने नाम से, उसका एक अपना आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं कि हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया ही आएगी वहां पे। सीपीसीबी को अपने नाम से भी आप करते हो, सू कर सकते हो, या फिर वो किसी और को भी सू कर सकते हैं। एक तरीके से वो बॉडी कॉर्पोरेट का काम करता है। सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड सेक्शन 4 के अंदर है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज मैं बताता हूँ। सेक्शन 16 को जब आप देखोगे, इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, वो 3 साल तक के लिए अपॉइंट होते हैं, वो सारी बातें उसमें है। दैट्स नॉट एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे सेक्शन 16 कहता है फंक्शंस क्या होगा इनका। फंक्शंस एक बार समझ लीजिए आप। कहता है फंक्शन में क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल पर स्टेट समझ लेना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है वाटर लेवल के पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, कोऑर्डिनेट कर सकता है स्टेट बोर्ड के एक्टिविटीज़ को, टेक्निकल असिस्टेंट दे सकता है स्टेट बोर्ड को, गवर्नमेंट को, कोई और भी एजेंसीज हैं तो ऑर्गेनाइज कर सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सकता है, पूरा सेटअप, मास मीडिया कैंपेनिंग कर सकता है, परफॉर्म सच फंक्शंस को अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो उनको सजेस्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिकल डाटा रिलेटेड टू व्हाट। आप देखते हो कि सीबीसीबी का एक डेटा आता है, उसमें बताया जाता है कि पोल्यूशन लेवल यमुना का भी कितना है, वाटर का कितना है, किस एरिया का कितना है, वो सब बताते हैं। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ट्रेड एफ्लुएंट, डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड देयर विद, सारा काम किसका है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल बोर्ड का, स्टेट लेवल पे स्टेट बोर्ड का। आगे देखते हैं ले डाउन, मोडिफाई और एनुअल इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न द स्टैंडर्ड्स फॉर स्टीम और वेल। क्या हो सकता है स्टैंडर्ड, एक कुएं का, एक स्टीम का, एक पाइप का, एक वाटर के सिस्टम का, वाटर कैनाल का, ये सारी चीज़ें क्या हो सकता है सीपीसीबी जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेट करती है, वो बताती है। आ कहता है प्रोवाइडेड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में भी लेट डाउन, अलग अलग स्टीम के लिए, अलग अलग बेल के लिए, अलग अलग स्टीम्स और बेल क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे एक तरीके का आप स्टैंडर्ड सेट कर दो। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि अलग एरियाज में अलग तरीके की आपको स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। आगे कुछ और भी फंक्शंस, और एट द सेम टाइम प्लान एंड काउज टू बी एग्जीक्यूटेड नेशन वाइड प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको पता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने आपने देखा भी होगा, वो चलाते भी हैं कई बड़े लेवल्स पे, एनजीओज वगैरह के साथ भी एसोसिएट करके वो काम करते हैं। आगे कहता है इसमें सेक्शन 3 है, वो 16 का जो क्लाउज 3 उसमें देखोगा, वो कहता है द बोर्ड मे एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज अ लेबोरेटरी or laboratories to enable the board to perform its functions under this section efficiently, including the analysis of samples of water from any stream or bale or of samples of any sewage or trade effluents। अब मैं इसको पढ़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, केस है, आपको बताऊंगा अपने वीडियोस में, आपको रेफरेंस दे देता हूँ, बॉटलिंग करके केस है दिल्ली का, उसमें देखोगे आप, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि सेक्शन 16(3) के अंदर कहा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड्स अपनी भी एक लेबोरेटरी सेटअप कर सकती हैं अपने अंडर में। एक होता है सेक्शन 50 अलग, उसमें बताऊंगा, तो उसमें होता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी सेटअप करती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि पावर है सेक्शन 16(3) के अंदर कि सेंट्रल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स, वो अपना, मतलब सेक्शन 70 में चल जाओ तो स्टेट बोर्ड हो गया, है ना, और सेक्शन 16 में देखो तो सेंट्रल बोर्ड। सेक्शन 51 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी लेबोरेटरी सेटअप करती है, वो अलग है, और सेक्शन 17-16 में मैंने आपको जो बताया वो अलग है।
ये लेबोरेटरीज बोर्ड अगर सेटअप करते हैं किसके लिए, मान लो कोई अपने कहीं से उठा कर लाया तो स्टैंडर्ड चेक करना है, तो वो इसी लेबोरेटरी में चेक होता है। कोई भी सीवेज हो सकता है, ट्रेड एफ्लुएंट्स हो सकता है, सैंपल कहीं से भी उठा कर लाके आप चेक कर सकते हो। कहने का मतलब सैंपल उठाने का पावर भी इस एक्ट के तहत दिया हुआ है किसको, सेंट्रल बोर्ड्स को और आपका स्टेट बोर्ड्स को। एक और इसमें होता है ज्वाइंट बोर्ड, है ना, जैसे आप सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल बोर्ड, स्टेट लेवल पर स्टेट बोर्ड। अब यूनियन टेरिटरी में स्टेट ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनता है, स्टेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती यूनियन टेरिटरी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देखती हैं, या किसी और अथॉरिटी को, वो एजेंसी को क्या कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ऐसा कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप स्टेट लेवल का बना दिया, नहीं, सेंट्रल लेवल के अंदर में ये सारी चीज़ें, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़, इनका अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक अपना बोर्ड होता है, एक अपना उनका सेंट्रल यूनियन टेरिटरी बोर्ड बोल सकते हो उसको, पर स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। जैसा स्टेट बोर्ड है ना, वैसा यूनियन टेरिटरी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 19 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू सर्टेन एरियाज। देखो वैसे तो कहता है कि स्टेट बोर्ड के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि एक स्टेट बोर्ड सेटअप कर दिया आपने, अब स्टेट बोर्ड के पावर भी दे दिया, तो कहने का मतलब पूरे स्टेट में लागू हो गया क्या। जैसे मान लो बिहार है मेरा स्टेट, अब बिहार में एक बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो क्या पूरी की पूरी बिहार में ही एक्ट लगा दोगे आप। अब पूरा बिहार पोल्यूटेड नहीं है, मान लो कुछ एरिया पोल्यूटेड है, तो वहां पे लगाओ ना, सिर्फ वहां पे काम ज्यादा होगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, सेक्शन 19 के अंदर आपको पावर दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो क्या कर सकते हैं, आप इशू कर सकते हैं। पावर सेक्शन 20 कहता है पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अब ऑब्वियस बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट लेवल स्टेट बोर्ड्स, उनके पास ऑब्वियस है कि पावर होगा ही कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी एजेंसी से, किसी अथॉरिटी से, किसी भी कंपनी से, कॉर्पोरेशन से, पर उसका एक खाका होता है, एक तरह प्रोसीजर होता है, उसके से आप इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। किस लिए, ताकि पॉल्यूशन लेवल को चेक किया जाए। अभी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट सुनना। सेक्शन 21 कहता है क्या, पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ इफ्लुएंट्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयर विद। एक केस जो भी मैं बॉटलिंग पावर प्लांट का, बॉटलिंग से रिलेटेड जो मैं आपको केस बता रहा हूं, एक ऐसा केस मैं जब डिस्कस करूंगा डिटेल में थोड़ा सा, उसमें यही चीज हुआ था। कहता है सेक्शन 21 के अंदर कि पावर है सेंट्रल बोर्ड को, स्टेट बोर्ड को, कि वो सैंपल्स कलेक्ट कर सकती हैं इफ्लुएंस का, या फिर प्रोसीजर क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो जो एविडेंस आप लेकर आओगे वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, लीगल उसकी जो होती है बैकिंग नहीं होती। एक कहता है, देखो पढ़ो, अ स्टेट बोर्ड और एनी अदर ऑफिसर empowered by it in this behalf shall have power to take for the purpose of analysis samples of water from any stream or well or samples of any sewage or trade effluent which is passing from any plant or vessel or from or over any place into such a stream or well। अब उसके लिए क्या होता है, देखो, the result of any analysis of a sample of any sewage or trade effluents taken under subsection 1 shall not be admissible in evidence in any legal proceeding unless the provision of subsection 3, 4 and 5 आर कंप्लाइड विद। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, कहता है कि सेक्शन 121(1) के अंदर जो आपको पावर दिया हुआ है ना, आप उसके तहत तो आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कलेक्ट कर सकते हो, ले भी आ सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि उसको आपने लाया और आप जो बता रहे हो बस उसको हमने क्या कर दिया, लीगल बैकिंग दे दिया। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो दिल्ली बॉटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीपीसीबी का जो मैंने अभी बोला ना, कि सीपीसीबी को भी आप सू कर सकते हो, एक सेंट्रल बोर्ड अपना एक तहत उसका अपना नाम हो जाता है कंपनी के रूप में। तो जो दिल्ली बॉटलिंग, बोल रहा हूं सुन लेना, दिल्ली बॉटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीपीसीबी का ही केस था वो आपका 1986 से, उसके बारे में बात करूंगा कभी। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, अब सेक्शन 3, 4, 5 में क्या कहता है सुन लो, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको सिंपली। कहता है कि आप कोई बंदा गया सीपीसीबी के, मतलब स्टेट बोर्ड की तरफ से या सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, वो गया इन्फ्लुएंस कलेक्ट किया उसने किसी कंपनी का, मान लो मेरी कंपनी है, जैसे दिल्ली बॉटलिंग कंपनी जो थी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे गए सीबीसीबी की बॉडीज मेंबर्स गए, उन्होंने क्या किया, यहाँ से प्लांट से कुछ ट्रेड इन्फ्लुएंस और सीवेज जो कलेक्ट किया। अब कहता है कि इसको, अब इसका जो रिजल्ट होगा ना, मान ली लेबोरेटरी में जाके चेक किया, अपने आपको लगा कि नहीं यार पैमाने पे खरा नहीं उतर रहा, तो इसके खिलाफ आप केस करोगे, कंपनसेशन मिलेगा, जो भी है। ये तभी लीगल बैकिंग इसको मिलता है जब आपने प्रोसीजर को फॉलो किया 3, 4, 5 के अंदर। वो क्या है, जब आप ऐसा कोई मेंबर जाता है ना, मान लो सीपीसीबी को सी मान लो, और ये जाके दिल्ली के किसी कंपनी को क्या कर रहा है, या फिर किसी और दूसरे स्टेट में मैं बात करूं, वहां जाके किसी कंपनी को वहां से प्लांट्स को, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्फ्लुएंस को निकाल रहा है। अब जब आप ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो जो वहां पे प्रेजेंट होता है कंपनी की तरफ से, उसके सामने आपको करना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा ओके करके, देखो भैया हमने कर लिया, सारा प्रोसीजर कर लिया। एक मसला क्या होता है कि आपको इनको नोटिस देना पड़ेगा, या फिर अगर ये मतलब इनको नोटिस देने के बाद आप दो बोतलों में क्या कर सकते हो, एक बोतल में आपने भर लिया, पर ये कहने के नहीं सर 2 बोतल में भरो। क्यों भर रहे हैं, एक बोतल आप अपने
जो सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, अभी मैंने आपको बोला था ना सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 16, देखो दिखाता हूं कहां गया, सेक्शन 16(3) अभी मैंने बोला था ना, पढ़ा भी तो था, कहां चल गई। तो सेक्शन 16(3) के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड अपना एक लेबोरेटरी स्थापित करती हैं और सेक्शन 17 के अंदर स्टेट बोर्ड अपना जो स्थापित करती हैं, एक बोतल उनको भेजा जाता है, एक बोतल अगर वो प्लांट के कंपनी के मेंबर्स कह रहे हैं या फिर जो भी वहां पे है वो कह रहा है कि सर एक तो यहां भेज दो, एक सेक्शन 51 के अंदर जो सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है और बनाया हुआ है, उसको भेजो। क्यों ऐसा होता है कि जब दोनों में अगर मान लीजिए एम्बिग्युइटी आ रहा है, तो सेक्शन 51 के अंदर जो सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी बना हुआ है ना, उसके रिजल्ट्स सर्वोपरि माने जाते हैं। उसका रिजल्ट जो होता है वो सेक्शन 16(3) या 17(3) के अंदर जो बनाया जाता है उसको डोमिनेट करता है। अब यही बॉटलिंग पावर जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में क्या हुआ था कि सीपीसीबी के मेंबर्स ने क्या हुआ, ये प्रोसीजर फॉलो किया नहीं। कंपनी वाले कह रहे थे कि सर एक आप अपने यहां ले जाओ, एक आप सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी में भेज दो, वहां उन्होंने भेजा नहीं। तो गवर्नमेंट जो मतलब ये जो बाद में केस गया था ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये लताड़ लगा दी थी कि देखो ये भैया ये गलत चीज है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको जो है वो बेसिकली मतलब जो कोर्ट है ना आपका, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपको जो प्रोसीजर वो फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर फॉलो हुई नहीं थी, तो कंपनी को बाद में जीत मिल गई थी वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कह रहे हैं कंपनी वाले कि भैया एक प्लांट को एक आप ले जाओ, सेंट्रल एक वाटर लेबोरेटरी को भेज दो, तो आपको भेजना पड़ेगा। यही बातें यहां लिखी हुई देखो। When a sample of any sewage or tail effluent is taken for analysis under subsection 1, जो भी नोटिस है आपको, नोटिस और ऑक्यूपायर जो भी वहां पे है अभी, जो भी कंपनी की तरफ से, उसको बोल के आपको बताना पड़ेगा कि एक हम प्लांट एक यहां भेज रहे हैं। देखो यहां पे लिखा होगा, देखो सेक्शन 15 में देखो, shall be signed by the person does not make a request for dividing the sample into 2 parts as provided in clause B। तो आप नहीं कर सकते। अगर उसने रिक्वेस्ट नहीं किया कि 2 पार्ट में डिवाइड करके भेजो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने रिक्वेस्ट किया तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और एक सेक्शन 16(3) के अंदर बना हुआ जो है, या 73 के अंदर जो बना हुआ है, और एक सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी जो 51 के अंदर है, और एक स्टेट वाटर लेबोरेटरी जो 52 के अंदर है, वहां अगर भेजने के लिए कह रहा है तो आप वहां भेजना पड़ेगा। 16(3) 51, 17(3) 52, ये हो गया सेंट्रल के लिए, हो गया स्टेट के लिए। बात को बुझे, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये फॉलो नहीं करोगे लीगल बैकिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपके इंपॉर्टेंट थी। अब रिपोर्ट्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, वही मैंने आपको बोला कि किसका माना जाएगा, सेंट्रल वाटर रिपोजिटरी का या स्टेट वाटर लेबोरेटरी का, अगर कुछ एम्बिग्युइटीज उसमें आ रहे हैं तो। इतनी सारी बातें आपको पता होनी थी। और एक और एट द सेम टाइम सेक्शन 24 देख लो क्या है, प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ अ स्ट्रीम और बेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर। सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज को ऑथोराइज कर सकती हैं। बोर्ड को पावर भी होता है कि आप किसी को भी स्ट्रीम या फिर कोई पॉल्यूटिंग मैटर को डिस्पोज करने से रोक सकते हो। नो पर्सन सेल नोइंगली काउज और परमिट एनी पॉइजनस, नॉक्सियस और पॉल्यूटिंग मैटर डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सच स्टैंडर्ड एज मे बी लेड ऑन बाय स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड टू एंटर इनटू एनी स्ट्रीम, वेल और सीवर और एनी लैंड। ऐसा करके आप रोक सकते हो। कहीं से भी अगर आप वाटर को पॉल्यूट कर रहे हो तो आपको प्रोहिबिशन के लिए पूरा स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर कंपनसेशन, आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बता दिया। और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस का एक टर्म होता है, वो चलो मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है। सेक्शन 49 को जो आप देखोगे तो कहता है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय व्हाट अ बोर्ड और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ। अगर बोर्ड और अथॉरिटी जा रही है तभी लेके जा सकते हो, या फिर एनी पर्सन who has given notice of not less than 60 days in the manner prescribed of the alleged offense and of his intention to make a complaint to the board or officer authorized as aforesaid। आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखो अगर नहीं मानोगे तो हम कोर्ट में लेके चले जाएंगे, तो उसके बाद लेके जा सकते हो। सेम बातें आपको क्या नाम है, जो आपका सेक्शन 19 है वहाँ पे क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वहाँ पे भी ये बात की हुई है, सेम चीज़। एंड नो इन्फीरियर कोर्ट, नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ये बातें आपको याद रखना है। व्हेन अ कंप्लेंट where a complaint has been made under clause B of subsection 1, इसके अंदर the board shall on demand of by such person make available the relevant report in its possession to that person। अगर 60 दिन के अंदर आपने रिपोर्ट मांगा है तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं दे रहा है कोई भी सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड तो आप लेके जा सकते हो कोर्ट। पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उससे नीचे का कोई बोर्ड कोर्ट भी जो कोई कोर्ट इस तरह के केसेस को हैंडल नहीं करेगा। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में रिफ्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है तो रिफ्यूज कर दे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पनिशमेंट भी देख लो यार, पनिशमेंट बता ही देता हूं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 20 ऑफ द सीआरपीसी, इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और फॉर एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू पास द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years और फाइन एक्सीडिंग 2000 रुपीज ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ये था आपका वाटर एक्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम आपका एयर एक्ट।
दोनों हो गया। नेक्स्ट वीडियोज में कुछ केसेस की बात कर लेंगे। तो उसके पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, माय फेवरेट टॉपिक, इसको भी डील कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।